Alright, so this is my Nothing Phone 3, the most controversial phone of 2025. और ये मैंने 80,000 रुपीज का लिया है और लिटरली मैं इसको फ्रीजर में रखने जा रहा हूँ क्योंकि ये 60 डिग्री से भी ज्यादा हीट हो गया था। तो क्या फ्लैगशिप फोन के लिए नॉर्मल है या कुछ दिक्कत है इस फोन में? लेट्स फाइंड आउट। तो इंटरनेट पे कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इस फोन को गार्बेज या ट्रैश कह रहे हैं और दूसरी साइड जो नथिंग ब्रांड है वो इसको ट्रू फ्लैगशिप कह रहा है। और रियलिटी पता है क्या है? ना ही ये गार्बेज या ट्रैश फोन है और ना ही ये एक ट्रू फ्लैगशिप फोन है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। तो इसके परफॉर्मेंस से स्टार्ट करते हैं। इस 80,000 के फोन में स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 चिप मिलती है जो कि लिटरली iQOO Neo 10 एंड पोको F7 में मिलती है जो 30,000 के आसपास के फोन है। मतलब इसके हाफ प्राइस से भी कम में सेम चिपसेट मिल रहा है हमें मार्केट में। अब हम सबको ये पता है कि स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 जो प्रोसेसर है वो काफी केपेबल है। इवन इस चिपसेट के जो Antutu बेंचमार्क्स हैं वो फ्लैगशिप को टक्कर देते हैं और अगर ये चिपसेट अच्छे से ऑप्टिमाइज हो तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी सही मिल जाती है। बट पता है सैड पार्ट क्या है? इस नथिंग फोन के अंदर जो चिप है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज भी नहीं है और बहुत ज्यादा हीटिंग इश्यूज हैं उसके अंदर। अब लास्ट मंथ मैंने ऐसे 2-3 फोन यूज किए हैं जिसमें 8S Gen 4 मिलता है और वो सारे ही फोन काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हैं एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 3। इवन iQOO Neo 10 जो इसके हाफ से भी कम प्राइस में आता है वो इतनी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज है कि उसमें गेमिंग में कभी भी हीटिंग फील नहीं होती एंड ना ही फ्रेम ड्रॉप्स मिलते हैं। इवन बेंचमार्क्स में भी काफी अच्छा स्कोर किया उसने। बट अगर मैं इस फोन की बात करूं तो कितने यूट्यूबर्स ने क्लेम किया है कि बेंचमार्क टेस्टिंग के टाइम पे ये 60 डिग्री से भी ऊपर चला गया था, विच इज नॉट नॉर्मल। मतलब सच बताऊं, दिल्ली में भी मानसून का मौसम है, ऐसे हीटिंग्स तो समर्स में भी नहीं मिलती। इवन जब मैं इसमें गेमिंग कर रहा था, स्पेशली जेंशन इंपैक्ट, 15 मिनट के आसपास गेम प्ले के बाद ये ओवर हीट होने लग गया। और क्योंकि ये फोन मेटल का है तो वो हीटिंग और ज्यादा फील होती है हाथों में। इसके फ्रेम्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, मतलब वो इतने गर्म हो जाते हैं कि टच करने में भी डर लगता है। और ये फोन 80,000 रुपए का लेकिन USB 2.0 पोर्ट के साथ आता है। तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में हम इजीली कह सकते हैं ये ट्रू फ्लैगशिप नहीं मिड रेंजर फोन है। बट यू नो व्हाट, फ्रंट और बैक में इन्होंने गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दिया है और हम सबको पता है ये जो गोरिल्ला ग्लास 7i है ये मिड रेंज फोन्स के लिए आया था। 80,000 के ब्रैकेट में जो भी स्मार्टफोन्स आते हैं या तो वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 देते हैं या सिरेमिक शील्ड देते हैं। मतलब जो रियलिटी में फ्लैगशिप फोन होती है उनकी बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच क्वालिटी की होती है। सो डिजाइन डिपार्टमेंट में भी ये काफी वीक है। अच्छा, अब इस फोन के डिस्प्ले की बात करते हैं। यहाँ पे भी वो सेम परफॉर्मेंस वाली बात रिपीट होगी। जो इसके हाफ से भी कम प्राइस के फोन है उनमें से भी कुछ फोन इससे बेटर डिस्प्ले दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हमें 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है एंड iQOO Neo 10 में 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। और रिसेंटली अभी जो Vivo का X200 FE लॉन्च हुआ है उसमें 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। और जितने भी फ्लैगशिप फोन है उसमें हमें LTPO डिस्प्ले मिलती है और इसके अंदर हमें LTPS डिस्प्ले मिलती है। इवन इस 80,000 के फोन में आप नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन कंटेंट भी नहीं देख सकते। और जो 30,000 का पोको F7 लॉन्च हुआ है उसमें आप इजिली डॉल्बी विजन पे कंटेंट देख सकते हो। सो 80,000 स्पेंड करने के बाद भी डिस्प्ले डिपार्टमेंट में अगर ट्रू फ्लैगशिप स्पेक्स नहीं मिल रहे तो ये भी इस फोन का एक डाउन साइड बनता है। ओके, सो अब इस फोन की कुछ गुड साइड के बारे में मैं बताता हूँ आपको। इसमें हमें नथिंग OS 3.5 मिलता है और आप भी इस बात पे अग्री करते होंगे जो नथिंग का UI है वो काफी मिनिमल है एंड सबसे अच्छी बात ब्लोटवेयर फ्री UI देते हैं और इन्होंने अपनी UI को काफी अच्छे तरीके से कस्टमाइज भी कर रखा है। बट अगेन यहाँ पे भी ना एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आपको सिर्फ नथिंग OS एक्सपीरियंस करना हो तो आप नथिंग का 24-25,000 वाला जो फोन लोगे वहाँ पे भी सेम UI का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। इवन मार्केट में जो दूसरे फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं उसमें काफी अच्छे फीचर्स मिलते हैं जैसे एप्पल का इकोसिस्टम एंड नथिंग में इकोसिस्टम जैसा भी कुछ है नहीं। और सैमसंग का One UI तो बेस्ट है, उससे ज्यादा कस्टमाइजेशन और AI फीचर्स किसी फोन में नहीं मिलते। सो आई एग्री कि नथिंग OS काफी अच्छी UI है बट इसको मैं जब 25,000 में भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो 80,000 क्यों स्पेंड करना। इवन इस फोन के सॉफ्टवेयर में मैंने कुछ बग्स भी देखे हैं। अब कैमरे के ऐप में जब हम फिल्टर को चेंज करते हैं एंड देन फिर ओरिजिनल फिल्टर पे आते हैं तो ये फोन ओरिजिनल फिल्टर पे भी सेम वही फिल्टर शो करता है जो हमने पहले लगाया था। अच्छा, अगर आपको वीडियो अभी तक सही लग रही है तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अब आपको मेरे सब्सक्राइबर्स देख के समझ में आ गया होगा कि चैनल काफी छोटा है अभी, बट सच बताऊं तो मैं इस इंडस्ट्री में 8 साल से काम कर रहा हूँ एंड जो मेरी वीडियोस हैं उसमें मैं कुछ यूनिक और बहुत डिटेल में बात करूंगा। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने फोन में कमेंट पे राइट स्वाइप करके इस वीडियो को हाइप भी कर दो जिससे ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके। ओके, सो अब मेरे फेवरेट कैमरा डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अब सच बताऊं तो कैमरा डिपार्टमेंट में नथिंग ने थोड़ा अच्छा काम किया है। इसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और तीनों ही 50 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। अब इसको मैंने आईफोन, वीवो, iQOO सबके साथ कंपेयर किया है और जो सबसे अच्छी बात मुझे इसके कैमरे में लगी है, जो इसका मेन कैमरा है वो काफी कलर एक्यूरेट पिक्चर्स क्लिक करता है। इवन जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसमें भी बहुत अच्छी डिटेल्स होती है क्योंकि वो 50 मेगापिक्सल का है। बट अगेन जो इंडियन मार्केट में 60 से 80,000 के फोन आते हैं उसकी कैमरा क्वालिटी कुछ अमेजिंग लेवल की होती है। अब ये पोर्ट्रेट शॉट देखो, मैंने नथिंग और Vivo X200 से शॉट क्लिक किया। जो Vivo का पोर्ट्रेट मोड है हम इजिली कह सकते हैं वो बहुत बेटर है नथिंग से। एंड अगर कैमराज में मैं वीडियो सेक्शन की बात करूं तो बैक कैमरा तो फिर भी काफी अच्छा है बट फ्रंट कैमरे में काफी कमियां हैं। अगर हम आईफोन से कंपेयर करें तो आईफोन का फ्रंट कैमरा काफी वाइड शूट करता है। इवन आईफोन में वो सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस भी कर लेता है। नथिंग पता नहीं क्यों मेरे
फेस पे फोकस ही नहीं कर पा रहा था। आप इस शॉट में देख सकते हो। और दूसरी चीज जो बहुत मिसिंग है इस फोन में वो है पोर्ट्रेट वीडियो। 80,000 के प्राइस सेगमेंट में भी आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट नहीं कर सकते इस फोन से। एंड अगर मैं बैक कैमरे की बात करूं तो ओवरऑल HDR मैनेज जो है वो आईफोन ज्यादा अच्छा कर लेता है। इवन जो कलर स्कीम है वो भी आईफोन की काफी सही लग रही है एज कम्पेयर टू नथिंग। एंड एक और चीज जो मैंने इसके कैमरा डिपार्टमेंट में नोटिस करी, जब आप इस फोन से 4K 60 FPS में शूट करते हो, ये ना उस टाइम लेंस को स्विच नहीं कर सकता। मतलब वाइल शूटिंग जब आप जूम कर रहे हो तो नथिंग फोन ना डिजिटली जूम कर देता है, लेंस को स्विच नहीं करता। और इसके जो कॉम्पिटिशन है वो इजिली ये चीज कर पाते हैं। ये काफी बड़ा ड्रॉबैक लगा 80,000 के हिसाब से। तो इस फोन का कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर इस प्राइस सेगमेंट में ये और अच्छा हो सकता था। अब फाइनली इसके बैटरी डिपार्टमेंट की भी बात कर लेते हैं। अब देखो सच बताऊं तो ये कोई छोटा फोन नहीं है, इवन ये स्लिम भी नहीं है और ये कोई लाइट वेट फोन भी नहीं है। अब इस फोन के अंदर में 5500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि सच बताऊं तो एक काफी अच्छी बैटरी है। बट इसके साइज को देखते हुए और क्योंकि वो जो बैटरी वो सिलिकॉन कार्बन है वो काफी कम लगती है लोगों को। क्योंकि अगर मैं फिर से इसके कॉम्पिटिशंस की बात करूं या वो फोन जो इससे कम प्राइस में भी आते हैं वो बैटरी में ना इससे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। फॉर एग्जांपल वीवो का X200 FE फोन बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बट उसके अंदर में 6500 mAh की बैटरी मिलती है। पोको F7 जो कि 30,000 का फोन है, उसकी और इस फोन की बिल्ड कुछ सेम है, बट उसमें हमें 7550 mAh की बैटरी मिलती है। इवन मार्केट से 20 to 25K में कितने सारे ऐसे फोन आते हैं जिसमें 6000 से 7000 mAh की बैटरीज मिल रही हैं। तो यहाँ पे मुझे सच में लगता है कि इसमें और ज्यादा बैटरी हो सकती थी, काफी स्पेस है फोन के अंदर। अगर कंपनी सिलिकॉन कार्बन बैटरीज यूज कर रही है तो बहुत ज्यादा स्पेस बच जाती है। सो बैटरी में भी ये फोन अपने प्राइस के अकॉर्डिंग डिसअपॉइंट कर रहा है हमें। अब देखो क्विकली ना समराइज कर लेते हैं वीडियो को। अगर आप 30 से 35,000 के फोन को कंपेयर करोगे वो इससे सिमिलर स्पेक्स में आते हैं, और जो मार्केट में सच में ट्रू फ्लैगशिप फोन्स हैं वो भी इससे थोड़े कम प्राइस में मिल जाएंगे आपको, जैसे कि OnePlus 13 एंड Samsung का S25। इवन उन फोन में जो चिपसेट है वो सच में फ्लैगशिप लेवल के हैं, स्नैपड्रैगन 8 Elite। तो फाइनली इस फोन के कंक्लूजन की बात करते हैं। अब स्टार्टिंग में मैंने इसको बताया था कि इंटरनेट पे इसको लोग गार्बेज या ट्रैश कह रहे हैं और नथिंग इसको ट्रू फ्लैगशिप बोल रहा है। बट रियलिटी पता है क्या है, ये एक प्रीमियम मिड रेंज फोन है जो कि गलत मार्केटिंग करके ट्रू फ्लैगशिप के नाम पे बेचा जा रहा है। समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसका जो हार्डवेयर है वो मिड रेंज वाला है, बट इस फोन में काफी सारे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, इसलिए मैं इसको प्रीमियम मिड रेंज फोन बोल रहा हूँ। जैसे कि जो इसका सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल ब्लोट फ्री है, कोई ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता। इवन जो इसका कैमरा है वो मिड रेंज से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो रियलिटी तो यही है कि एक प्रीमियम मिड रेंज फोन है। अब देखो ट्रू फ्लैगशिप फोन्स क्या होते हैं, या तो वो हर डिपार्टमेंट में बहुत ही एक्सेल करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो बैटरी लाइफ ही क्यों ना हो। या एक फ्लैगशिप फोन वो होता है जो हर तरीके से बैलेंस्ड हो बट एक यूनिक फीचर के साथ आए। जैसे अगर हम आईफोन की बात करें तो उसके अंदर हमें एप्पल का इकोसिस्टम मिल रहा है, एक अच्छी रीसेल वैल्यू मिल रही है और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है। एंड अगर हम वीवो एंड ओप्पो की फोन्स की बात करें उसके कैमरा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहते हैं, और जो सैमसंग के फोन है वो बेस्ट यूआई के साथ आते हैं। इवन एंड्रॉइड में सैमसंग का इकोसिस्टम भी बहुत अच्छा है। एंड अगर मैं उन फोन की बात करूं जो यूनिक फीचर्स के साथ आते हैं, जैसे मोटो और सैमसंग के फ्लिप फोन्स, अब ये जो फोन्स है वो 80,000 से 1 लाख के बीच में आते हैं, बट ये फोन अपने यूनिक फीचर एंड इनोवेशन के लिए इतना चार्ज कर रही है। मतलब इन फोन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सच में बहुत पैसे लग जाते हैं। एंड ये यूनिक फीचर्स के बाद भी स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ आते हैं, जो कि सच में एक ट्रू फ्लैगशिप चिपसेट है। और अगर हम इस नथिंग फोन 3 की बात करें तो ना ही ये कोई यूनिक फीचर के साथ आता है। अब कुछ लोग इस ग्लिफ मैट्रिक्स को यूनिक बोलेंगे, बट वो बिल्कुल भी यूनिक नहीं है, और ना ही ये ट्रू फ्लैगशिप स्पेक्स के साथ आता है। तो इस फोन का करना क्या है, मतलब ये कहीं पे वैल्यू बनाता भी है। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको इस फोन को एक्सपीरियंस करना है तो अभी ये राइट टाइम नहीं है, अभी बिल्कुल रुक जाओ। आप सितंबर तक वेट कर लो, बिग बिलियन डे सेल में मोस्ट प्रोबेबली इस फोन का प्राइस ड्रॉप होगा। और अगर इस साल इसका प्राइस ड्रॉप ज्यादा नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर तो 99% कंफर्म्ड है कि ये फोन 50,000 के आसपास मिल जाएगा आपको। एंड इस प्राइस में सच बता रहा हूँ ये फोन काफी वैल्यू प्रोवाइड करता है हमें। तो सिंपल सी बात है, नथिंग फोन 3 लेना है तो आप सेल का वेट करना। और इस फोन के लिए आपके क्या फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। इवन जो मेरे चैनल के लिए कोई फीडबैक है आपके मन में वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।